तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो हम लोग लाइव क्लास लेते हैं जो मंडे टू फ्राइडे होता है। हम लोग लाइव क्लास करते हैं ना हम लोग, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी एसएससी सीजीएल 2023 का हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पूरे एक लाइव क्लास में हम लोग पूरा एक शिफ्ट का पेपर डिस्कस करते हैं। तो आज कुछ कारणवश मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊँगा, तो इस वजह से आज मैं रिकॉर्डेड क्लास डाल दूँगा। 8 बजे ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा। रीज़न ये है कि रिकॉर्डेड क्लास डालने का रीज़न बस यही है कि आपका जो कंटिन्यूटी है ना, कि ये ब्रेक ना हो, है ना। लास्ट क्लास जो अभी आप देखें तो इससे पहले वाले दिन है ना, उस दिन मैं क्लास नहीं ले पाया लाइव क्लास, कुछ रीज़न थे। तो ये मैं चाह रहा था कि आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, आप प्रैक्टिस आपका छूटे ना, है ना। एक बार आपने तैयारी करना स्टार्ट किया फिर आपकी छूट रही है, कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, इसी वजह से मैं रिकॉर्डेड क्लास डाल दे रहा हूँ। आपका प्रैक्टिस बना रहना चाहिए, है ना। यही मेरी मतलब सोच है कि आपकी प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में 18 जुलाई शिफ्ट 4 का पेपर डिस्कस करेंगे। ये एसएससी सीजीएल 2023 का जो पेपर है 18 जुलाई शिफ्ट 4 का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे 25 के 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये है कि लाइव क्लास में आपको डाउट होता है तो आप पूछ लेते हैं सामने से ना, कमेंट करके। तो यहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा जहाँ पे भी डाउट है, जिस क्वेश्चन में डाउट है क्वेश्चन नंबर लगा दीजिएगा, इस क्वेश्चन में डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में सॉल्व कर पाऊँ तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन जो मैं लाइव क्लास लूँगा वहाँ पर आपको बता दूँगा कि आपने ये डाउट रेज किया था, उसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज रिकॉर्डेड क्लास ही होगा, प्रैक्टिस आप लोग का छूटना नहीं चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी इफ ए इक्वल टू 90 डिग्री, ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी इक्वल टू 90 डिग्री, पी आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, देन आपको कौन सा सही है, तो ये आपको देखना है। तो क्वेश्चन देखिए, समझिए पहले क्या है कि एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी। ठीक है, एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी, जिसमें एंगल जो है ए आपका 90 डिग्री है। एंगल ए कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ये ए, तो ये मान लेते हैं बी और ये सी। एंगल ए 90 डिग्री है, ए सी बराबर 5 है, ए सी बराबर 5 है एंड बी सी बराबर 9 है, ये 9 है। ठीक है भाई। दूसरा ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर। दूसरा ट्रायंगल आप देखिए क्या है, पी क्यू आर। दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है भाई। P बराबर 90 डिग्री है, P बराबर क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, पी आर बराबर 3 है, पी आर बराबर 3 है एंड क्यू आर बराबर 8 है, क्यू आर बराबर 8 है। तो बताइए कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है ना। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमें देखना है। तो ये 9 है, ये 5 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, √81 - 25। 9 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, है ना। 9 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया, 81 माइनस 25 हो जाएगा आपका 56, √56। ये क्या हो जाएगा, √56 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो 8 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट 64 माइनस 9, तो ये हो जाएगा आपका √55, √55। ठीक है जी। अब मुझे बताइए कौन सा इसमें से सही है। तो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल देख के लग ही नहीं रहा है। इक्वल कब होगा, है ना, जब एरिया आपका सेम हो, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो इक्वल देखकर नहीं लग रहा है ना। ये भी ट्रायंगल ए बी, अब यहाँ पे देखें ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन में आप देखिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है ना, कौन कौन से रूल होते हैं, साइड से आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एंगल से होते हैं, साइड एंगल साइड से होते हैं और RHS होता है। ठीक है जी। ये 4 कॉन्ग्रुएंसी रूल आपने पढ़ा होगा, है ना। एक AAS भी होता है इसी का, दूसरा वर्जन है ASA का, है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो RHS से आपका कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, है ना। ये आपका इस रूल से कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो RHS में आपका राइट एंगल एक ट्रायंगल होना चाहिए, सॉरी राइट एंगल होना चाहिए ना। तो शायद पहले राइट एंगल है 90 डिग्री है, पहला वाला आपका राइट एंगल मिल गया। दूसरा जो है आपका हाइपोटेनियस सेम होना चाहिए और कोई एक साइड सेम होना चाहिए। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है, तो ये आपका हाइपोटेनियस सेम नहीं है, यानी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो ये आपका तीसरा भी गया। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ए बी सी नॉट इक्वल टू पी क्यू आर और ट्रायंगल ए बी सी नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसमें आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, बेसिकली आप यही सोचेंगे कि दोनों तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे सबसे नज़दीक, मतलब सबसे जो श्योर हैं आप, जो श्योर हैं, श्योरिटी क्या है, श्योरिटी ये है कि ट्रायंगल ए बी सी नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्योर है, पक्का है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं। कॉन्ग्रुएंट आप किसी भी हिसाब से कर लीजिए, ये होंगे ही नहीं। कैसे नहीं होंगे भाई, साइड से भी नहीं हो सकते, एंगल से भी नहीं हो सकते, SAS से भी नहीं हो सकते और RHS से भी नहीं हो सकते, है ना। क्लियर है। तो ऐसे अगर
साइड एंगल साइड से होते हैं, तो यहाँ पे ये एंगल है ना, कोई एक एंगल, ये साइड और ये साइड, दो साइड्स कॉमन होना चाहिए था, दो साइड इनमें से कॉमन है नहीं कुछ, है ना, दो एंगल कॉमन होना चाहिए था, ये दोनों एंगल का हमें पता नहीं है ना, तो हमें पता है कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे ही नहीं होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट करेंगे। ये अभी हम श्योर नहीं है कि ट्रायंगल ABC नॉट इक्वल टू ट्रायंगल PQR, ये आपका श्योरिटी नहीं बता रहा है ना कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR इक्वल है, ठीक है जी। तो ये कॉन्ग्रुएंसी वाला श्योर है, तो ये हम लगाएंगे, है ना। तो जहाँ आपका ज़्यादा श्योरिटी है कि हो सकता है, वही आप ऑप्शन लगाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा, बहुत लोग ये भी लगा के आ जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अगर जो सबसे श्योरिटी का बात कौन कर रहा है कि ट्रायंगल ABC नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ठीक है जी। तो जिसमें ज़्यादा श्योरिटी है उसको आप आंसर मार्क करेंगे। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 144, 192 एंड 216। 144, 192 और 216 का फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो A, B, C और D, ये अगर मान लीजिए प्रोपोर्शनल में, A, B, C, D जो है प्रोपोर्शनल में, इसका मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल है ना, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ होते हैं। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, A/B इक्वल टू C/D, है ना, ऐसे लिखते हैं, जिसमें A फर्स्ट, B सेकेंड प्रोपोर्शनल, C थर्ड और D फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल के 144 बटा 192, तो हम आगे लिखेंगे 216 बटा फोर्थ प्रोपोर्शनल बोल रहा है यानी D। अब यहाँ पे काट दीजिए, तो A का और B का जो रेशियो होगा वही आपका 216 और D का होगा, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पे काटें तो 48 गुना 3 हो जाएगा ना, ये 48 गुना 3 होगा, ये 48 गुना 4 होगा, है ना। तो 3:4 आ रहा है, तो यहाँ भी 3:4 में होना चाहिए। तो 3 से अगर हम काटें तो 3 7 21 और 3 दूनी 6, है ना, 72। तो यानी 1 का वैल्यू किसके बराबर है, 72 का वैल्यू, 72 के बराबर। तो 4 का वैल्यू क्या होगा, 72 गुना 4। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 72 गुना 4, तो हो जाएगा आपका 4 चौके 16। तो आप सॉरी 4 दूनी 8, माफ़ कीजिएगा, 4 दूनी 8। तो 8 अगर आप देख रहे हैं कहीं यूनिट डिजिट में तो आप लगा दीजिए 288 आंसर लगा दीजिए, है ना। ऐसे 7 चौके 28, है ना, तो 28 भी आ गया, 288 आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऐसे 3:4 में ही आएगा, तो यहाँ भी 3:4 में आएगा, है ना। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे काट के मल्टीप्लाई भी कर सकते थे ना, ऐसे भी D भी आपका क्या होगा, 72 गुना 4 होगा। आप यहाँ पे 3 से काट दिए 72, तो D बराबर 72 गुना 4 ऐसे भी आ रहा है आपका, ठीक है जी। इस तरह से कर सकते हैं ना। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा कि ये जो है आपका फिगर दिया हुआ है, ये आपका फिगर दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर AB इज 25। ये जो आपका AB, ये जो डिस्टेंस है AB क्या है, 25 है, ये क्या है आपका 25 है। आपसे क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू, ऑब्जर्व द डिस्टेंस बिटवीन टू सेक्टर AB इज 25। एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे आपसे ये 25 नहीं दिया है, ठीक है, AB ईच पूछ रहा है, ठीक है, एक टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका AB पूछ रहा है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। कि दी गई आकृति को ध्यान से देखिए, दो केंद्रों A और B के बीच का दूरी क्या है, ठीक है, यानी आपको A और B का बीच का दूरी पता करना है, ठीक है जी, यानी आपको ये डिस्टेंस पता करना है, ये आपको पता करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, ये आपसे AB का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखें, आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर माइनस क्या होता है, रेडियस 1 मतलब बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस, दोनों कर सकते हैं, या बड़ा माइनस छोटा कीजिए या छोटा माइनस बड़ा कीजिए, जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। तो रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर यही होता है ना, रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर, कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो आप निकालते हैं लेंथ, वो क्या होता है, अंडर रूट दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस दोनों जो रेडियस है उसका डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो लेंथ है क्या है, 12, तो यहाँ हो जाएगा 12, आपको D स्क्वायर निकालना है ना। तो अंडर रूट क्या हो गया आपका D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये अगर हम रूट यहाँ पे हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे ना, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 144 D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, R1 क्या है जी, R1 है आपका 8, R2 क्या है 3, यानी 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर 25, क्या हो गया 25। तो D का स्क्वायर क्या हो जाएगा, D का स्क्वायर अगर हम यहाँ पे देखें तो D का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144 प्लस 25 169, तो 169 हो जाएगा। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कितना है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो AB का जो डिस्टेंस है, ये AB का डिस्टेंस वो क्या है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। तो डायरेक्ट फार्मूला से कर सकते हैं ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मार्क्ड प्राइस, क्या दिया है, मार्क्ड प्राइस ऑफ ए बुक
ऑन ए बुक इज द मार्क प्राइस ऑन ए बुक इज ₹1000. इन अ बुक फेयर इट इज अवेलेबल फॉर सेल विथ अ डिस्काउंट स्कीम ऑफरिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 8%. व्हाट इज द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक फॉर ए कस्टमर, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर. ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है कि कोई भी बुक का जो मार्क प्राइस, एक बुक है उसका मार्क प्राइस क्या है, 10,000 रुपये है. क्या है मार्क प्राइस, 1000 रुपये. तो बुक फेयर लगता है, मेला लगता है, जिसमें ये जो है सेल के लिए अवेलेबल है. उसमें आपको 2 डिस्काउंट मिलता है, सक्सेसिव डिस्काउंट. एक 12% का डिस्काउंट मिल रहा है, एक आपका 8% का डिस्काउंट मिल रहा है. तो बताइए इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा नियरेस्ट कॉमन इंटीजर पे. ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर पे बताना है. ठीक है, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर. ठीक है, आपको इसका सेलिंग प्राइस निकालना है. ओके भाई, तो यहाँ पे आप देखिए तो टोटल अगर आप देखें डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 12% और 8% का सक्सेसिव डिस्काउंट. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, 12% और 8% का सक्सेसिव डिस्काउंट है. तो सिंगल डिस्काउंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी. अगर ए और बी का सक्सेसिव डिस्काउंट हो रहा है तो सिंगल डिस्काउंट क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100. ये आपका सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है. ये परसेंट होना चाहिए, है ना. तो ए बराबर क्या हो गया 12. 2 अगर सक्सेसिव डिस्काउंट है तो सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है. तो 12 और 8, ठीक है, माइनस 12 है 96/100. 12 है 96/100. तो ये हो गया आपका 12 और 8 20. 20 माइनस कितना होगा, 20 माइनस हो गया आपका 0.96. तो ये आपका लगभग कितना हो गया 19.04 का डिस्काउंट. 19.04% का डिस्काउंट हो गया. ठीक है, ये लगभग आपका 1 के बराबर है. अगर आप देखें ये किसके बराबर है, ये आपका 20 माइनस ये लगभग 1 है ना. तो ये हो जाएगा आपका लगभग 19% का डिस्काउंट मिलेगा. तो 19% का डिस्काउंट मिल रहा है किस में से, 1000 में. यानी सामान कितने में बेच रहा है, 81% में बिक रहा है ना. 1000 में आपको 19% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी सामान आपको 81% में बेच रहा है. यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 का 81% निकालना पड़ेगा. तो ये आपका 1000 का 81% कितना हो जाएगा, 810. तो 810 रुपया नियरेस्ट कॉमन इंटीजर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा. ठीक है भाई, क्लियर है. तो सिंपल क्वेश्चन था, है ना. तो यहाँ पे नियरेस्ट क्या होगा, 19% ही होगा, है ना. यहाँ पे नियरेस्ट भी आपका 810 ही होगा. ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए भाई. क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. ये आपको एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आपका क्या होता है, बॉडमास रूल होता है ना, कि पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर ऑफ का काम करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन आपका एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले अब डिवीजन में ब्रैकेट में भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम करते हैं. ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर आपका बड़ा ब्रैकेट. ये आपका 3 तरह का ब्रैकेट होता है, छोटा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, है ना. तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे. छोटा ब्रैकेट में कौन कौन सा है, छोटा ब्रैकेट में ये है, तो सबसे पहले इसका काम करेंगे, है ना. फिर ये छोटा ब्रैकेट में ये है, तो सबसे पहले इसका काम करेंगे. तो 16, ये ऑफ का मतलब ही होता है गुना, ये आपको पता है. 16 गुना 8 डिवाइडेड बाय 16, तो ये हो जाएगा आपका 8. ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 16 गुना 8 करेंगे, पहले करेंगे 16 गुना 8, फिर क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 16 करेंगे, तो ये क्या आएगा 16 कट जाएगा, बच जाएगा 8. ठीक है जी. यहाँ पे आपका 54 डिवाइडेड बाय 18 ऑफ 1/2, यानी 18 ऑफ 1/2, यानी 18 को 1/2 से गुना किया है. तो 18 को पहले 1/2 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा. अब फिर क्या करेंगे 54 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 6. ये क्या हो गया, 18 को ऑफ से 18 गुना 1/2 करेंगे, तो ये आपका 9 हो गया, है ना. तो इसका जो वैल्यू आ गया 9 हो गया. यहाँ पे 54 है, 54 डिवाइडेड बाय 9 क्या होता है, 6 होता है. तो ये जो ब्रैकेट है इसका वैल्यू 6 आ गया. अब फटाफट देखिए, ये आप अंडर रूट निकाल दीजिए 5. ठीक है, प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3 माइनस. अब ये करली ब्रैकेट में जो आपका आया था, ये करली ब्रैकेट में क्या आएगा जी, 20 प्लस 8. ठीक है जी, ये आपका करली ब्रैकेट में यहाँ था. और यहाँ पे क्या है, ये छोटा ब्रैकेट के अंदर क्या था, ये करली ब्रैकेट में 20 था, फिर आपका छोटा ब्रैकेट में जो है आपका ये आपका 8 आ गया. अब ये छोटा ब्रैकेट के अंदर क्या है, 6 आ गया. क्या आ गया, -6. ठीक है जी. और यहाँ पे करली ब्रैकेट खत्म हो गया, और बड़ा ब्रैकेट जो है आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है. ठीक है जी. तो अब इस ब्रैकेट का काम करेंगे, 20 और 8 28, -6 22, क्या हो गया आपका 22. तो हो जाएगा ये. अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डिवीजन का काम करेंगे, ये आपका 22 हो गया. ठीक है, ये माइनस हो गया, ये डिवीजन का काम होगा, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5. तो अब देखिए 5 और 4 9, 9 माइनस 22 कितना हो गया, -13. तो -13 इसका करेक्ट आंसर होगा, -13 करेक्ट आंसर होगा. ठीक है जी. तो यहाँ पे क्या हुआ, इस ब्रैकेट से हम लोग ने इस ब्रैकेट का काम किया, इसमें -22 आ गया. अब -22 आ गया, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, -22 आने के बाद क्या होगा, -22 आने के बाद ये चीज़ें क्या होगी, एक बार आप फिर से देखिएगा तो समझिएगा, है ना. -22 आने के बाद चीज़ें हो गई 12, 5 + 12 डिवाइडेड बाय 3 -22. ठीक है जी.
अब यहाँ पे देखिए, अब सब कुछ ब्रैकेट व्रैकेट खत्म हो गया, ब्रैकेट व्रैकेट खत्म हो गया, तो पहले डिवीजन का काम करेंगे, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का। डिवीजन काम करेंगे तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो 5 4 9 और फिर -22 करेंगे तो हो जाएगा -13। ठीक है, तो -13 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ a + b + c = 6 एंड a² + b² + c² = 14, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। तो सबसे इसको तो मैं आपको फार्मूला से ही बताऊंगा कैसे होगा, है ना, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो आपको याद रखना है। ये सब चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस करने से बेसिकली यही सब फ़ायदा होता है ना, कि आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें आपको रट लेना है, कि रट लेने से क्या होगा कि आपका तुरंत क्वेश्चन देखा और आपने वो तुरंत चीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और आपका सॉल्यूशन जल्दी आ जाएगा। इससे क्या होगा, आपको एज मिलेगा दूसरे सब्जेक्ट में, आपको ज़्यादा टाइम देने का मतलब, या फिर दूसरे सब्जेक्ट या कुछ क्वेश्चन में आप फंस गए तो वहाँ पे आप टाइम दे सकते हैं ना, अगर टफ हो जाएगा तो। ये आपका इसीलिए प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या है, चीज़ों को टाइम को रिड्यूस करना है ना। जितना ज़्यादा आप टाइम को रिड्यूस करेंगे पर क्वेश्चन, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका a + b + c 6 है, ठीक है, a + b + c 6 है, और अगर आपका a² + b² + c² 14 है, बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन आया है ना, तो आपको क्या करना है, सीधे देखिए कि यहाँ पे कौन सा वैल्यू भरें, है ना, कौन सा वैल्यू बने कि ये सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर आप देखें, है ना, अगर आप देखें तो a + b + c 6 है, तो इसको 3 भर दीजिए, इसको 2 भर दीजिए, इसको 1 भर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, 14 हो गया, है ना। तुरंत आप ये तुरंत दिमाग में लगाना पड़ेगा, है ना, कि अगर आप वैल्यू पुटिंग मेथड से ये कर सकते हैं। ठीक है जी, वैल्यू पुटिंग मेथड से ये आप कर सकते हैं, है ना, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम आगे देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे a, b और c भर दिए आप, 3 2 1 और ये 9 4 1 हो गया, तो यहाँ पे 3 - 2 करेंगे तो 1 का स्क्वायर, ये क्या होगा 1, b - c यानी 2 - 1 या 1 का स्क्वायर, और ये 3 ये c - a यानी 2, डिफरेंस कितना है 2, 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4। तो आपका 6 आंसर आ गया, 6 इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो तुरंत निकाल सकते हैं ऐसे, है ना, ये मेथड है, इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप वैल्यू पुट करके नहीं बना पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, तो आपको मैं दूसरा मेथड बताता हूँ। क्या मेथड है भाई, देखिए मेथड क्या है मेथड समझिए, है ना। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि एक किसी को 0 कर दीजिए, है ना। जब आपका इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है, यहाँ पे क्या है, इक्वेशन यहाँ पे 2 है, ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, और वेरिएबल कितने हैं, 3 है, a b c और a² + b² + c²। तो किसी एक को 0 भी कर सकते हैं, वो भी मेथड आप लगा सकते हैं। तो किसी एक को 0 करके फिर आप वैल्यू पुट करके a का वैल्यू कुछ, b का वैल्यू कुछ यहाँ पे भरना पड़ेगा, लेकिन दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, है ना। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू ऐसा पुट करके 0 करते हैं, तो इसको 0 करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस आ जाएगा। तो आपको 6 बनाना है, तो 4 और 2 बनाएंगे, नहीं 4 तो ले ही नहीं सकते, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 लेना पड़ेगा, 3 और 3 नहीं ले सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, नहीं 3 यहाँ पे मुश्किल है ना, 0 करके थोड़ा सा मुश्किल है, 0 वाला भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, अगर 0 में आपका कुछ आता है, आपको अगर लगता है कि 0 पुट करके कर सकते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ना। ठीक है जी, अगर 0 पुट करके हो सकता है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपको अगर 0 पुट करते हैं ना तो a² + b², ठीक है जी, ये 14 आना चाहिए, ये 14 आना चाहिए, यानी आपका इसको कैसे ब्रेक करना है कि इसका स्क्वायर 14 आ जाए, तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत है। ये आपको क्लियर है। तो 0 एक बार अगर आप पुट करके बना लेते हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना, चीज़ों को। अब यहाँ पे देखते हैं a - b का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर प्लस c - a का स्क्वायर, ये आपको कैसे निकालना है। तो अगर मेथड से जाएंगे तो देखिए, सबसे पहले a - b का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर प्लस c - a का स्क्वायर। देखिए बेसिकली क्या है, आपको मेथड भी बताना है, अलग अलग मेथड बताना है, कॉन्सेप्ट तो आपको बताना ही है। बिना कॉन्सेप्ट का चीज़ नहीं समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका, अगर इसको देखें तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये आप जब ब्रेक करेंगे तो ऐसे होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इसका वैल्यू आपको पता करना है। तो a² प्लस b² प्लस c² का वैल्यू तो आपका 14 है, आपने वहाँ से निकाल लिया, ठीक है जी। अब माइनस ab माइनस bc माइनस ca का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे आप देखें तो
ये आपका 2 गुना ये 14 आपका आ गया। यहाँ माइनस, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस लिखते हैं AB प्लस, माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, माइनस AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, माइनस कॉमन लेने पर AB प्लस BC प्लस CA बचेगा। तो हमें इसका वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है, आपको मैंने पहले ही बताया, ये होता है आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA। ये आपको पहले ही बताया मैंने, है ना। तो यहाँ पे A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है 36, तो ये 36 रख देंगे। बेसिकली अगर आप देखें तो AB प्लस BC प्लस CA क्या होता है, AB प्लस BC प्लस CA होता है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो माइनस करेंगे A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का वैल्यू क्या है 14, क्या है 14 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आप इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा ना, ये माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका AB प्लस BC प्लस CA। आपको ये पूरा ये जो है ना फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस C है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो जाएगा आपका 11, इसका वैल्यू क्या आ गया आपका 11, इसका वैल्यू आ गया 11, तो यहाँ पे 11 भर दीजिए, है ना। तो ये हो गया आपका 2 गुना 3, तो ये हो गया आपका 6, तो 6 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो फार्मूला से ऐसे करेंगे, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, पूरा आपको चीज़ों को करना पड़ेगा सब कुछ, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बेसिकली ये आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप यहाँ पर डायरेक्ट आप इस जो कुछ वैल्यू है अगर आप याद रखने हैं तो हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू निकालना है। तो सीधा निकालना है, 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, 3 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, 2 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, एंड क्या है आपका कॉट स्क्वायर 60 डिग्री है। ठीक है जी, तो आप देखिए सबसे पहले 4 लिखते हैं, है ना, 4/3। अब मुझे एक बात बताइए, 10 स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है, 10 स्क्वायर 45 होता है 1, तो ये आपका 1 हो जाएगा, प्लस 3 गुना कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 कितना होता है जी, कॉस 30 होता है आपका √3/2, तो हो जाएगा आपका 3/4, क्या हो जाएगा आपका 3/4, ये माइनस 2 सेक स्क्वायर 30 क्या होता है, सेक स्क्वायर 30 होता है 2/√3, तो हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है जी, 2/√3 हो जाएगा 4/3, और माइनस है 3/4 कॉट स्क्वायर 60, कॉट 60 कितना होता है जी 1/√3, कितना होता है 1/√3, तो हो जाएगा आपका इंटू 1/3। ठीक है भाई, ये आपका 3 कट गया, यहाँ पे आप देखो काट पीट मचा दो, है ना, ये 3 कट गया, यहाँ पे आपका अब यही हुआ, है ना, 3 कट गया, तो ये हो गया आपका 4/3 प्लस 9/4 माइनस 8/3 माइनस 1/4। तो अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में है, यहाँ 4 तो हम 3 का काम करेंगे और 4 वाला का काम करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 3 डिनोमिनेटर में देखें तो 4 - 8 यानी ये हो जाएगा -4/3, कितना हो जाएगा -4/3, ये हो जाएगा आपका -4/3। फटाफट इसको देखिएगा, ये हो जाएगा आपका -4/3। ठीक है जी, और ये 9/4 माइनस 1/4 यानी 8/4 यानी 2, क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4/3 यानी 2/3, कितना होगा 2/3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा, है ना। 3 दूनी 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो 2/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा कि इस एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, बॉड मास का काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले ऑफ ये काम होगा, लेकिन उससे पहले ये काम होगा, है ना, उससे पहले ये काम होगा क्योंकि ब्रैकेट में है। तो यहाँ पे देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं इसको, है ना। ये आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो 10 दूनी 20 या 20 और 10 दूनी 20 और 3 23/10, और ये होगी आपका 5 दूनी 10 और 3 13/5, इन दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, जब भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहे तो 2 होल 3/10 है यहाँ, है ना। इसको आप वर्बली भी कर सकते हैं, 3 होल ये 2 होल 3/5। तो आप जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 + 3/10, और इसका मतलब होता है 2 + 3/5। अब इसको प्लस करना है, तो सबसे पहले 2 कर दीजिए, प्लस 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए चीज़, अगर आप डिनोमिनेटर देख पा रहे हैं तो डिनोमिनेटर ये 10 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है जी, कुछ तरीके मैं आपको ऐसे बताऊँगा ना जिससे आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो ये 10 है, ये है 5 है जी, ठीक है। तो इसको अगर हम 2 से गुना कर दें, इसको भी अगर हम 2 से गुना कर दें तो ये 6/10 हो जाएगा। तो अब 3/10 और 6/10 को जोड़ना आसान है, तो 4 होल 9/10 हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा 49/10। तो यहाँ पे सॉरी
हाँ 49/10 क्या हो जाएगा आपका 49/10। कैसे इसको लिख सकते हैं 4 होल 9/3, तो 10 चौके 40 और 9 49/10। ठीक है जी, यहाँ डायरेक्ट आप कर सकते हैं ये तरीका। तो 2 2 4 जोड़ दिए आप, और यहाँ पे 6/10 किया आपने, तो 6 3 9 9/10, यानी 4 + 9/10 यानी 4 होल 9/10 49/10। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ वर्बली ये भी कर सकते हैं, ये हो गया आपका 23/10 है ना, 23/10 आपने किया, और ये हो गया 5 10 13/5। इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 26 और 23 49/10। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह भी से कर सकते हैं। तो जो आपको जब से ज़्यादा आपके दिमाग में बैठे जल्दी है ना चीज़ को, वो मतलब क्या कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, उस चीज़ को ज़्यादा इम्प्लीमेंट कीजिए है ना। तो अगर आप देखें यहाँ पे हम, तो ये आपका मैंने ले आया 49/10। क्या ले आया आपका 49/10। हाँ ठीक है, अब ये ऑफ का काम होगा। आप देखिए 7/10 है डिवाइडेड बाय 3/7 है, 3/7 ऑफ का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पे हम 49/10 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे गुना कर देंगे 49/10 ऑफ 49/10, ये आपने ले आया, प्लस 1/5 है जी, डिवाइडेड बाय 5 का 5 और 2 7/5 माइनस क्या है 2/7, ये आपका है ना। ठीक है जी, अपना कभी कभी ऐसे करें तो आप पूरा एग्जाम में पूरा मत लिखिएगा। ये सब चीज़ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि पूरा लिख के एग्जाम में ना तोड़ तोड़ के काम कीजिएगा। पूरा लिख के आप पेज, एक तो पेज आप बर्बाद कर रहे हैं ना, साथ ही साथ अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं पूरा लिखने पर। जो चीज़ है ना छोटा छोटा में काम कर लीजिए, कि पहले आप इसका काम कर लिए, फिर इसका काम कर लिए है ना, दिमाग में इसका काम कर लीजिए, पहले आपको इसका काम करना पड़ेगा क्योंकि डिवीजन है ना, फिर यहाँ पे आपको पहले ऑफ का काम करना पड़ेगा, फिर ऑफ के बाद डिवीजन का काम करना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे लिख के एक बार सब कुछ कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम पहले काम करते तो इसका काम करते तो ये हो जाता है 1/5 गुना 5/7, 1/7 यहाँ पे लिख देते, 1/7 माइनस 2/7, ये 1/7 हो जाता। यहाँ पे 49 का काम पहले करेंगे तो 37 7 49, ये हो गया 21/10, तो ये 10/21 हो जाता है, तो ये हो जाता है 7/10 गुना 10/21, ये हो जाता है। ठीक है, और ये हो जाता आपका 1/7 हो जाता, और ये हो जाता माइनस 2/7। ठीक है, 2/7 हो जाता है। ठीक है जी, अब यहाँ से आप काट दीजिए, 10 10 कर गया, ये 3 हो गया, ये हो गया आपका 1/3। अब यहाँ पे देखिए आप सीधे लाते हैं 1/3, और सीधे आपका ये आना चाहिए। ये वाला तो आपको एग्जाम में करना ही नहीं है। ये स्टेप अगर आप सीट में कर रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं है ना। ये स्टेप अगर आप सीट में कर रहे हैं, सीट में अगर आपने ये लिख के किया है तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी कमज़ोर है ना। आपको वर्बली लाना है, ये आपको लाना है, फाइनल आंसर आपको ये लाना है। 1/3 माइनस ये हो गया 1/3 माइनस 1/7, क्या हो गया 1/7, तो हो जाएगा 7 माइनस 3 4/21, क्या हो जाएगा 4/21 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है जी, तो ये अगर आप ले आते हैं डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेट करके तो समझिए कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, प्रिपरेशन और प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, ये अगर आप ले आते हैं। ठीक है जी, चलिए हाँ अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि Suresh and Anil are working on a special project. Suresh takes 5 hours to type 40 pages and Anil needs 6 hours to type 32 pages on a computer. How much time will it take them to type 110 page assignment if they work on 2 different computers? ठीक है, 2 आदमी है सुनील और अनिल, वो अलग अलग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सुनील जो है 5 घंटा लेता है 40 पेज टाइप करने में, और अनिल जो है 6 घंटा लेता है 32 पेज टाइप करने में। तो बताइए 110 पेज दोनों मिलकर, मतलब दोनों काम करेंगे अलग अलग कंप्यूटर में, तो दोनों मिलकर कितने देर में टाइप कर देंगे 110 पेज। यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि 110 पेज दोनों मिलकर कितने टाइम में टाइप कर देंगे। ठीक है जी, दोनों मिलकर कितने टाइम में टाइप कर देंगे। तो बेसिकली क्या है कि आपको सुरेश और अनिल का यहाँ पे देखना है कि दोनों मिलकर काम को कितने देर में करेंगे। ठीक है, चलिए तो सुरेश जो है अगर आप देखें, सुरेश 1 घंटा में कितना काम कर लेता है। सुरेश जो है आपका 1 घंटा में, यहाँ पे बेसिकली आप ये देखें, सुरेश टेक्स 5 hours टू टाइप 40 पेजेस, तो 1 घंटा में कितना करेगा 8 पेज। 1 घंटा में कितना करेगा 8 पेज 1 आवर में। इसी तरह अनिल जो है 1 घंटा में कितना करेगा, अनिल 1 आवर में आपका 32/6 यानी 16/3 पेज करेगा। तो दोनों मिलकर सुरेश प्लस अनिल दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना करेंगे 8 + 16/3। ठीक है, यानी 8 × 24 और 16 40/3 पेज। 40/3 1 घंटा में दोनों टाइप करते हैं। ठीक है जी, 40/3 पेज 1 घंटा में दोनों टाइप करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि 110 पेज टाइप करने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल सा है कि 110 पेज टाइप करने में कितना टाइम लगेगा दोनों को मिलकर। तो दोनों मिलकर 1 घंटा में 40/3 पेज टाइप करता है। ठीक है, 40/3 पेज, ये सिंपल यूनिटी मेथड है। 40/3 पेज 1 घंटा में,
तो 110 पेज क्या होगा, 1 बटा यहाँ पे 40 हो जाएगा, ऊपर 3 चला जाएगा, गुना 110 हो जाएगा। बेसिकली क्या करना है आपको, 110 डिवाइडेड बाय 40/3 ही करना है कि 40/3 पेज 1 घंटा में टाइप होता है। तो 110 पेज कितना टाइम में टाइप होगा, 110/40/3। ठीक है जी, ये आपका बेसिकली हुआ। तो 110/40/3 करेंगे तो ये आपका ऊपर चला जाएगा 3, और 110 ऊपर रहेगा, 40 नीचे रहेगा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका 0 0 11 3 33/4, यानी 8 घंटा, ये हो जाएगा 8.15 है ना, 8 घंटा 8.25 माफ़ कीजिएगा, 8 घंटा 15 मिनट, क्या हो जाएगा आपका 8 hours 15 मिनट। ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 8.25 आवर्स। तो 8 घंटा 25.5 आवर का मतलब क्या होता है 15 मिनट, तो 8 घंटा 15 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना जी। ये अब तरीका से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं आप, MDH वाला फार्मूला लगा लीजिएगा, है ना, कि सुरेश जो है कोई काम को 5 घंटा में 40 पेज टाइप करता है ना, सुरेश 5 घंटा में 40 पेज टाइप करता है। अनिल जो है कि घंटे में 6 घंटा में 32 पेज टाइप करता है। तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो यहाँ पे आप देखें तो सुरेश बाय अनिल, ये आपका कितना हो गया, अच्छा 5 भी कट जाएगा, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3। तो सुरेश बाय अनिल क्या हो गया 3/2, है ना। सुरेश और अनिल का एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो गया, 8 चौके 32, 8 5 40, 5 कट गया, हाँ। सुरेश और अनिल का एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 हो गया। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया। तो सीधे लिख लीजिए, मतलब 5 एफिशिएंसी के साथ 110 पेज, 5 एफिशिएंसी के साथ 110 पेज टाइप करने में कितना टाइम लगेगा, 110 पेज टाइप करने में कितना टाइम लगेगा। अगर इसमें से किसी का एक एफिशिएंसी के साथ इसको क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए कितना टाइम लगेगा। अगर तो सुरेश कितना है 3 एफिशिएंसी के साथ सुरेश 5 घंटा में 40 पेज टाइप करता है। तो यहाँ 5 कट जाएगा, ये कट गया 0 0। तो देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क ये हमने टाइम रखा था, क्वेश्चन मार्क क्या हो गया 11 3 33/4, क्या आ गया आपका 33/4। तो 33/4 यहाँ भी आ गया। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, है ना, जो बढ़िया लगे आप उससे कर सकते हैं, ये मेथड भी और ये मेथड भी। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मीनू इज 38 ईयर्स ओल्ड। मीनू जो है 38 साल की है। हर डॉटर इज 8 ईयर्स ओल्ड। उसकी जो बेटी है वो 8 ईयर की है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल मीनू बी डबल हर डॉटर्स एज। ठीक है, मीनू 38 साल की है, उसकी बेटी 8 साल की है। कितने साल के बाद मीनू का एज उसकी बेटी का एज से दुगना हो जाएगा। ठीक है जी, तो अभी देखिए करंट में क्या है, मीनू और उसकी डॉटर, ये 30 है ना, कितना 38, मीनू 38 है और ये 8 है। अब कितने साल के बाद उसका जो एज का मीनू का एज जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, यानी मीनू का एज डबल हो जाएगा डॉटर का एज से, है ना। यानी एज का रेशियो क्या आ जाएगा 2:1, है ना। मीनू का एज अगर डबल हो गया, तो मीनू और डॉटर का एज का रेशियो क्या होगा 2:1, है ना, 2:1। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एज का डिफरेंस क्या है। अब देखिए आप लोगों को बहुत बार ये बताया गया होगा, है ना, कि इसका हम लोग डिफरेंस लेते हैं और इसका डिफरेंस लेते हैं, है ना, और ये जो डिफरेंस होता है वही इसका वैल्यू के बराबर होता है। तो इसका डिफरेंस आपका 30 साल है। ठीक है, तो ये क्यों होता है बराबर, अगर आप लोग जानते हैं तो बढ़िया है, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। डिफरेंस आपका 1 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 30 के बराबर होगा, 30 ईयर्स। अब क्यों होता है ये बराबर, है ना, कभी दिमाग में आया आपके, है ना, अगर नहीं आया तो आना चाहिए, है ना, कि बराबर क्यों होता है। बेसिकली देखिए ये जो डिफरेंस है, आप अगर मेरा एज और किसी और का एज का डिफरेंस जो होगा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे मेरा नाम है अभिषेक आनंद, है ना, मान लीजिए किसी और का नाम है महेश। ठीक है, तो अभिषेक और महेश का एज, मेरा मान लीजिए एज है आपका 40 साल, उसका मान लीजिए 25 साल है। तो 40 और 25 का डिफरेंस, अगर मैं 50 का हो जाऊंगा तो वो 35 का होगा, मैं 60 का हो जाऊंगा वो 45 का होगा। तो एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता, हमेशा कांस्टेंट होता है। इसीलिए क्या करते हैं, ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस और ये डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। इसलिए ये डिफरेंस इक्वल टू इसको बराबर मान लेते हैं, है ना। जो इसका डिफरेंस है वही डिफरेंस होगा, है ना। यहाँ पे जो डिफरेंस है वही डिफरेंस आपका यहाँ होगा, क्योंकि एज का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। इसलिए यहाँ पे जो रेशियो का डिफरेंस होता है वही आपका एज का डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है जी, तो एक का वैल्यू 30 के बराबर, ठीक है, 30 ईयर नहीं होगा 30 होगा, एक का वैल्यू 30 के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 30, हाँ 30 ईयर भी लोग सकते हैं ना। एक का वैल्यू क्या है 30 ईयर्स के बराबर, तो 1 गुना 30, इसको भी गुना 30 कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 60, ये क्या हो गया 60 और ये हो गया आपका 30। तो देखिए
ये 30 साल का हो गई, ये 60 साल का हो गई, है ना। तो डबल हो गया एज, डबल हो गया। तो यहाँ पे देखिए कितना साल बढ़ा, 22 साल बढ़ा। तो 22 साल, इसका भी 22 साल। तो 22 साल के भी बाद एज का डिफरेंस क्या है, 30 का ही है, ठीक है जी। तो 22 साल के बाद मीनू का एज उसके बेटी के एज से डबल हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस हम लोग लेते हैं, क्यों लेते हैं, ये आपको अब समझ में आ गया, है ना। चलिए, अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छे है, नहीं जानते तो ये जानना चाहिए, ठीक है जी। ऐसा नहीं रटना है कि डिफरेंस ले लेंगे और ये कर लेंगे, क्योंकि आपका एज जो होता है क्या होता है, सेम होता है ना। एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है, एज नहीं, एज का डिफरेंस, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या है, थीप इज स्पॉटेड, a thief is spotted by a policeman from a distance of 210 meter. When the police started the chase, the thief also start running. If the speed of the thief is 25 km per hour and that of policeman is 32 km per hour, then how far would the thief have run in meter before he is overtaken? देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना चोर पुलिस वाला सब जगह आया था। तो मान लीजिए यहाँ पे पुलिस है और 210 मीटर पर चोर को उसने देखा, 210 मीटर पर उसने चोर को देखा। जब चोर को देखा उसने, ठीक है, और पुलिस ने भी चोर को देखा, वो भागना स्टार्ट कर दिया। भागता भागता यहाँ पे पहुँचा और पुलिस भी भागना स्टार्ट किया पकड़ने के लिए, और यहाँ पे पहुँच गया और पुलिस और चोर दोनों का मिलन हो गया। चोर को पड़ गया डंडा, है ना, मतलब उसको ले गया पुलिस, ठीक है जी। अब यहाँ पे चोर जो है आपका कितना 25 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहा था और पुलिस जो है 32 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से दौड़ रहा था। यही आपसे पूछा जा रहा है, यही आपको दिया गया, सॉरी यही आपको दिया गया है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पुलिस ने जब चोर को पकड़ा तो चोर कितना दूर तक दौड़ चुका था। पुलिस ने जब चोर को पकड़ा तो चोर कितना दूर तक दौड़ चुका था। तो चोर यहाँ से यहाँ तक दौड़ा जी, है ना, चोर यहाँ से यहाँ तक दौड़ा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब दो लोग सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं ना, दो लोग आपका सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड का काम होता है। या अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जब स्पीड का कंपेयर करते हैं तो रिलेटिव स्पीड का कंपेयर करते हैं। तो यहाँ रिलेटिविटी का काम होता है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड देखें तो पुलिस का कितना है 32 और यहाँ चोर का है 25। तो S1 माइनस S2 करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या होता है, का डिफरेंस होता है। स्पीड का क्या होता है, डिफरेंस लेते हैं। और जब अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड को हम लोग सम कर देते हैं। तो यहाँ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड का होगा डिफरेंस, स्पीड का होगा डिफरेंस, ठीक है जी। तो कहाँ गया, हाँ, स्पीड का होगा डिफरेंस। अब देखिए सीधा समझिएगा। तो यहाँ पे आपको सीधे अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस निकालना है कि कितना ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हम पुलिस और चोर का क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड पता करेंगे। तो पुलिस और चोर का जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड जो है पुलिस एंड चोर, उसका क्या है, वो है आपका 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। तो ये जो 7 किलोमीटर पर आवर है, इतने टाइम में ये आपका रिलेटिव स्पीड जो दिया हुआ है ना 7 किलोमीटर पर आवर, यानी अब जो है पुलिस कितना टाइम में चोर को पकड़ा। पहले हम लोग टाइम निकालेंगे ना। पुलिस जो है, ये पुलिस यहाँ जब चोर को पकड़ता है तो कितना टाइम लगा, पहले वो टाइम निकालेंगे। फिर चोर जो है यहाँ पकड़ाता है तो उसको यहाँ से जाने में कितना टाइम लगा, तो दोनों का टाइम क्या होगा, सेम होगा। सिंपल सी बात है, पुलिस जो है यहाँ से यहाँ तक गया, जितना टाइम लगा चोर को यहाँ से यहाँ तक जाने में उतना ही टाइम लगा, ठीक है जी। यानी दोनों का टाइम क्या है, सेम है। तो आपको पूछ रहा है चोर यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा। बेसिकली आपको डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, होता है स्पीड इनटू टाइम। तो आपको टाइम चाहिए, क्योंकि चोर का स्पीड तो आपको पता है 25 है, आपको टाइम चाहिए। तो पुलिस को यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगा, चोर को यहाँ से यहाँ तक उतना ही टाइम लगा, ठीक है जी। और ये जो टाइम है वो है रिलेटिव टाइम, मतलब दोनों का सेम टाइम है, उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव टाइम, है ना। तो रिलेटिव टाइम आप निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, मैंने आपको चोर का डिस्टेंस निकालना है ना यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। तो चोर का डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो स्पीड चोर क्या है, चोर का स्पीड क्या है 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या है, आपको टाइम चाहिए। तो टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अब जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये आपका रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है कि पुलिस ने जब चोर को देखा तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या था, 210 मीटर। क्या था डिस्टेंस, 210 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस आएगा यहाँ पे 210 मीटर आएगा, ठीक है जी। और स्पीड क्या होगा, यहाँ पे जो टाइम होगा ये टाइम रिलेटिविटी वाला होगा, ठीक है, रिलेटिव वाला होगा, रिलेटिव वाला, ठीक है। ये टाइम क्या होगा, रिलेटिव वाला। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो रिलेटिव डिस्टेंस आपका क्या है 210 और स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर। यह आ जाएगा आपका 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। अब बहुत लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टाइम निकालते हैं, नहीं निकालना है। अगर आपसे पूछा जाए कि चोर ने पुलिस को कितने डिस्टेंस में पकड़ा, चोर ने पुलिस को कितने डिस्टेंस में पकड़ा, तो आपको यहाँ पे अलग से टाइम नहीं निकालना है। आपको सिर्फ निकाल देना है कि टाइम का वैल्यू क्या है, 210/7, ठीक है जी। अलग से टाइम निकाल के फिर अलग से डिस्टेंस नहीं निकालना है, एक ही लाइन में सॉल्व करेंगे। एक ही लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे जी, देखिए यहाँ पे टाइम क्या हो गया, आप ये आपको पता है 210 मीटर बटा
7 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करते हैं बहुत लोग 210 मीटर बटा 7 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर आपका टाइम निकालेंगे, टाइम को इससे गुना करेंगे, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर देखिए ये किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, कट गया। जब कट गया तो ये आपका मीटर में आएगा, तो 30 गुना 25, ठीक है, तो 750 मीटर में पकड़ लिया, तो 750 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको कहाँ पे पकड़ा, यानी कितना जब उसने पकड़ा तो चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, या आपसे पूछता पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो पहले चोर का डिस्टेंस निकालेंगे 750 प्लस ये जो 210 है ये जोड़ देंगे। तो चोर का डिस्टेंस आपको निकालने बोला, तो आपको अलग से टाइम निकाल के फिर अलग से डिस्टेंस नहीं निकालना है, एक ही लाइन में आपको कर देना है, या किलोमीटर किलोमीटर खट जाएगा अगर आपका स्पीड सेम यूनिट में है। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल क्या है, फटाफट करते हैं ना, कि एन अमाउंट बिकम्स डबल इन 8 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मच ईयर वुड ₹25,000 बिकम्स ₹1,00,000 विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, एक अमाउंट जो है 8 साल में डबल हो जाता है, यानी अगर आप देखें प्रिंसिपल जो है आपका 1 है, मान लीजिए प्रिंसिपल 1 है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट 2 हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 1, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 1, तो एक अमाउंट 8 साल में डबल हो जाता है, तो इसमें कितना लगा 8 साल, 8 years। ठीक है जी, तो यही अमाउंट अब 25,000 का अमाउंट है, 25,000 का अमाउंट है, कितना बनना है 1 लाख, 25,000 का अमाउंट कितना बनना है 1 लाख, यानी अगर 25,000 रेशियो 1 लाख ले तो क्या हो जाएगा 1:4, यानी एक अमाउंट को आप 4 बनाना है, एक अमाउंट को बनाना है 4, तो देखिए एक अमाउंट को बनाना है आपका 4, तो इंटरेस्ट कितना है 3, तो एक इंटरेस्ट कमाने में 8 साल लगता है। ठीक है, एक इंटरेस्ट कमाने में आपका 8 साल लगता है, तो बताइए 3 इंटरेस्ट कमाने में कितना लगेगा, 8 या 24 साल, सिंपल है ना, सिंपल। एक इंटरेस्ट कमाने में 8 साल, तो यहाँ पे गुना कितना हो रहा है, इंटरेस्ट गुना 3 हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका 24 साल, तो 24 साल में 24 ईयर्स, तो 24 ईयर्स में आपका जो है 25,000 1 लाख हो जाएगा, तो 24 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुधीन साइकिल्ड एट 8.5 किलोमीटर पर आवर फॉर 4 hours, देन टूक एन ऑटो एंड ट्रैवल 20 किलोमीटर पर आवर्स फॉर 1.5 hours, एंड देन वॉकड एट 4 किलोमीटर पर आवर फॉर y hours. If Sudhin's overall average speed for the entire journey was 10 किलोमीटर पर आवर, what is the value of y? देखिए अब यहाँ पे सुधीन जो है 3 तरह से जर्नी कर रहा है। पहला जर्नी क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर से 4 किलोमीटर 4 घंटे के लिए चलता है, फिर जो है वो ऑटो लेता है, ऑटो से आपका 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ऑटो चलता है, जिसमें 1-1.5 घंटा वो चलता है, फिर 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप क्या करता है, वो वॉक करता है। ठीक है, पैदल यात्रा करता है। तो अगर सुधीर का जो ओवरऑल एवरेज स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, तो वैल्यू ऑफ y निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है आपका एवरेज टोटल डिस्टेंस, क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है जी, तो टोटल डिस्टेंस पहले देखेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस आपका पहले सुधीर जो है, सुधीन है ना, सुधीन 8.5 किलोमीटर पर आवर से 4 घंटे के लिए चलता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो पहला डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम, यानी 8 गुना 4 32 और 2 34। ठीक है, ये पहला डिस्टेंस। दूसरा डिस्टेंस क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर से 1.5 घंटा चलता है, यानी दूसरा डिस्टेंस हो गया आपका 30 किलोमीटर वो चला होगा। फिर तीसरा चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से y घंटे के लिए, यानी तीसरा स्पीड क्या, सॉरी तीसरा डिस्टेंस क्या हो गया 4y। इतना डिस्टेंस वो टोटल डिस्टेंस कवर किया। टाइम क्या लगा जी, पहले में आपको 4 घंटा, दूसरे में आपको 1.5 घंटा, फिर आपका y यानी 5.5 प्लस y, ये आपका टोटल टाइम लगा, यानी टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम एवरेज स्पीड क्या दिया है जी 10, क्या दिया है 10। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये हो गया आपका 64 प्लस 4y इक्वल टू 55 प्लस 10y। ठीक है, तो ये हो गया 6y बराबर हो गया आपका 9, कितना हो गया 9, तो y बराबर हो गया आपका 3/2, तो y इक्वल टू हो गया आपका 3/2, दैट मीन्स आपका 1.5, तो 1.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए कंपनी ए पीस ऑफ वर्क कैन बी completed in 4, 6 and 18 days by RS and T respectively, alone by RST and RST respectively. In how many days will the work be completed if they work together? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ये कोई कंपनी है जिसमें अकेले अगर R काम करता है तो 4 घंटे में काम कर लेगा, सॉरी हाँ 4 दिन में काम कर लेगा, और अगर S काम करता है तो 6 घंटे में 6 दिन में काम कर लेगा, और T अगर काम करता है तो 18 दिन में काम कर लेगा। तो अगर तीनों साथ में मिल जाए, तीनों अगर साथ में मिल जाए तो काम कितने दिन में होगा।
है ना। इन हाउ मेनी डेज विल वर्क बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर, तीनों साथ में मिल जाए तो काम कितने दिन में होगा। तो सिंपल है, सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हो गया आपका 36, क्या होगा 36। इसका जो है एफिशिएंसी 9 होगा, इसका 6 होगा, इसका 2 होगा। तो टोटल टाइम क्या लगेगा 36/9 6 15, 9 6 15 2 17। तो यानी कितना लगभग हो जाएगा 2 दशमलव स्थान तक सन्निकट है ना, मतलब राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस। तो 17 दूनी 34, 2 पॉइंट समथिंग होगा ना। अब यहाँ बचा 2, यानी 17 का 17, फिर 2.12 इसका करेक्ट आंसर होगा ना, 2.12 डेज करेक्ट होगा। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। ये शॉपकीपर परचेजेज 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक बोटल्स फॉर ₹100। फॉर हाउ मच शुड ही सेल 1 सच बोटल टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। सिंपल क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर जो है 6 कोल्ड ड्रिंक का 6 छोटी बोतल खरीदता है 100 रुपये में, यानी 6 कोल्ड ड्रिंक का बोतल 100 रुपये में खरीदता है। 6 बोतल जो है कितना में खरीदता है 100 रुपये में, 100 रुपये में 6 बोतल जो है कोल्ड ड्रिंक का 100 रुपये में खरीदता है। सिंपल है, कितने में वो बेचे कि इसको 20% का प्रॉफिट हो जाए, मतलब एक को कितने में बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। सिंपल है, तो उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है, 100 रुपये में खरीदता है, 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो कितना में बेचेगा 120 में बेचेगा, है ना। इसका 20% अगर हम देखें, 20% का प्रॉफिट कमाएगा, 20% प्रॉफिट, तो ही हो जाएगा आपका 120 रुपया। यानी 6 बोतल 100 रुपये में खरीदता है, 6 बोतल 100 रुपये में खरीदता है, उसको जो है बोतल को, एक बोतल को कितने में बेचे, प्रत्येक बोतल को कितने में बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो उसको ओवरऑल भी 20% का प्रॉफिट चाहिए, है ना। हर बोतल को 20%, हर बोतल में अगर 20% चाहिए यानी ओवरऑल 20% चाहिए, तो ओवरऑल उसको 20% कमाना है, यानी 100 का जो है 20% कितना होगा 20, यानी ओवरऑल 20% कमाएगा तो 120 रुपये में 6 बोतल बेचेगा, है ना। 120 रुपये में आपका 6 बोतल जो है 120 रुपये में बेचेगा, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो एक बोतल कितने में बेचेगा 120/6 यानी 20 रुपये में, तो 20 रुपये में एक बोतल बेचेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि ए मैन एंड ए वुमेन कैन फिनिश ए वर्क टुगेदर इन हाफ द टाइम टेकन बाय ए वुमेन एंड ए बॉय टुगेदर। ए बॉय कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 20 डेज एंड 2 वुमेन कैन फिनिश इट इन 30 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश बाय 4 मैन। देखिए, इसको मैन डेज वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, MDH वाला कॉन्सेप्ट, उससे भी बना सकते हैं, नहीं तो दूसरा आप अगर LCM मेथड है उससे भी बना सकते हैं। ठीक है जी, तो देखिए दोनों में से किसी में भी आप बना सकते हैं। मैन वाला डेज वाला से बनाते हैं ना। आपको मैं एक वो देता हूँ कि आप अगर LCM मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, दोनों मेथड से बना सकते हैं, दोनों में बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैन डेज वाला मैं बोल रहा है कि एक बॉय, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि ए मैन एंड ए वुमेन कैन फिनिश ए वर्क टुगेदर इन हाफ द टाइम टेकन बाय वुमेन एंड ए बॉय टुगेदर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक अभी कुछ आपको समझ में नहीं आया, मतलब कि कुछ गिवन समझ में नहीं आया क्या है। लेकिन अगला लाइन क्या बोल रहा है, बॉय कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 20 डेज एंड 2 वुमेन टुगेदर कैन फिनिश इट इन 30 डेज। तो यहाँ पे आपको MDH वाला लग रहा है कि यहाँ पे MDH वाला हिसाब लग रहा है, एफिशिएंसी वुमेन और मैन का बॉय का एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो एक बॉय काम को 20 दिन में करता है और 2 वुमेन काम को 30 दिनों में करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप काटे तो 2 कट गया, तो बॉय और वुमेन का एफिशिएंसी क्या हो गया 3:1, 3:1। ठीक है, बॉय और वुमेन का एफिशिएंसी। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए मैन एंड ए वुमेन, मतलब मैन प्लस वुमेन काम को कैन फिनिश ए वर्क टुगेदर इन हाफ टाइम, काम को हाफ टाइम में कर देता है, हाफ टाइम में कर देता है। और वही काम को वुमेन और बॉय पूरा टाइम लेता है, वही काम को वुमेन और बॉय पूरा टाइम लेता है। ये क्वेश्चन समझिएगा, ये यहाँ पे लाइन समझिएगा कि एक आदमी और एक महिला काम को हाफ टाइम में कर देता है, जितना टाइम एक महिला और एक बॉय लेता है। ठीक है, एक लड़का लेता है। मतलब अगर महिला और लड़का काम को 20 दिन में कर रहा है तो महिला और पुरुष काम को 10 दिन में कर देंगे, आधा टाइम ले रहे हैं। तो ये आधा टाइम लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा महिला और, कहाँ गया भाई, महिला और बॉय जो है काम को पूरा 1 दिन लेगा, है ना। गुना 1 कीजिए, नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वुमेन प्लस बॉय का एफिशिएंसी कितना है 4 है ना। वुमेन प्लस बॉय का एफिशिएंसी 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। और वुमेन का एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, है ना। तो मैन प्लस 1 और ये हो गया 4, ये क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो गया। तो मैन का एफिशिएंसी कितना हो गया 7, यहाँ पे मैन का एफिशिएंसी 7 आ गया। ठीक है जी, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि कितने दिन में 4 आदमी काम को कर देंगे, 4 आदमी वही काम को कितने दिन में कर देंगे। तो एक आदमी का एफिशिएंसी 7 है, यानी 4 आदमी का एफिशिएंसी 28, यानी 28 की एफिशिएंसी से काम कितने दिन में होगा। अगर बॉय जो है
यहाँ पे बॉय या वुमेन वाला में किसी में कंपेयर कर दीजिए कि बॉय जो है काम को 20 दिन में कर रहा है, बॉय का एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो 3 का एफिशिएंसी से अगर काम 20 दिन में हो रहा है, ठीक है जी। तो डेज आप यहाँ निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 5, 15/7 यानी 1/7 कितना होता है 14, 0.14 है ना, 2.14 क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है जी। क्या होगा 2.14 करेक्ट होगा। इस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो आपको एक हिंट दे रहा हूँ, दूसरा तरीका क्या है, बहुत लोग ये होगा कि नहीं इससे भी अच्छा मेथड है, वो भी मेथड में इतना ही टाइम लगेगा है ना, लगभग उतना ही टाइम लगेगा। क्या है कि बॉय जो है काम को 20 दिनों में करता है और 2 वुमेन काम को 30 दिनों में करती है। टोटल काम आप निकालेंगे है ना, काम को 30 दिनों में करते हैं, टोटल काम आपका 60 हो गया। तो बॉय का एफिशिएंसी आपका 1 आ गया, या सॉरी 3 आ गया, और यहाँ पे 2 वुमेन का एफिशिएंसी क्या है 2 आया, तो वुमेन का एफिशिएंसी क्या आएगा, वुमेन का एफिशिएंसी 1 आ जाएगा। यहाँ से वुमेन का एफिशिएंसी 1 है, बॉय का एफिशिएंसी 3 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद फिर आप वही यहाँ पे रेशियो निकाल दें, ठीक है, कि यहाँ पे अगर आप देखें तो मैन प्लस वुमेन और रेशियो वुमेन प्लस बॉय, इसका एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, ये आधा टाइम लेते हैं तो इसका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा ना, टाइम आधा ले रहे हैं तो एफिशिएंसी क्या होगा उल्टा हो जाएगा। तो इसका जो है एफिशिएंसी 2, इसका हो जाएगा 1, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए मैन प्लस वुमेन, अब मैन प्लस बॉय, मैन प्लस बॉय का एफिशिएंसी 1, सॉरी वुमेन प्लस बॉय का एफिशिएंसी 1, मैन प्लस वुमेन का एफिशिएंसी 2, और ये 1 का वैल्यू किसके बराबर है, ये 1 का वैल्यू 3 और 1 4 के बराबर है, किसके वैल्यू 4 के बराबर, तो 2 का वैल्यू क्या है 8 के बराबर, और वुमेन का वैल्यू क्या है 1 है, तो मैन का क्या होगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ से 7 निकाल सकते हैं। अब ये 7 आ गया, मैन का हो गया एफिशिएंसी 7, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है आपका 60, और 4 मैन करेंगे, 1 मैन का एफिशिएंसी 7 के बराबर, तो 4 का एफिशिएंसी 28, तो 60 काम 28 एफिशिएंसी से कितना टाइम में होगा, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका सॉरी ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 15। तो यहाँ से भी आंसर वही आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट करते हैं ना। ए एंड बी इन्वेस्टेड मनी इन अ बिजनेस इन द रेशियो 7:5, इफ 15% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज फॉर चैरिटी एंड ए शेयर इज इन द प्रॉफिट इज 5950, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। क्वेश्चन समझिए बढ़िया है, अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दें तो ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए जब भी प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो यहाँ पे टाइम दोनों का सेम है, टाइम क्या है दोनों का सेम है ना, यहाँ पे कुछ टाइम जब दिया नहीं है तो समझिए टाइम सेम है, तो इन्वेस्टमेंट जिस रेशियो में है वही रेशियो में आपका प्रॉफिट होगा, यानी 7:5 में ही प्रॉफिट होगा ए और बी को, ठीक है जी। अब यहाँ पे समझिए कि जो टोटल प्रॉफिट कमाता है उसका 15% दान दे देता है, 15% दान देता है। उसके बाद क्या है, एंड ए शेयर इन द प्रॉफिट इज 5950, और ए का शेयर क्या है 5950 है। तो बताइए टोटल प्रॉफिट क्या है, टोटल प्रॉफिट क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो दान देने के बाद यहाँ पे ये देखो, यदि कुल लाभ का 15% दान देने के लिए जाता है और लाभ में ए का हिस्सा 5950 है, यानी दान देने के बाद, ठीक है 15% तो पहले दान में चला गया, दान देने के बाद ही ए को मिलेगा है ना। दान देने 15%, अगर मान लीजिए 100 रुपया है, 100 रुपये में 15% दान दे दिए, 15% दान दे दिया यानी 85 रुपया है, तो वही 85 रुपया में कुछ ए को मिलेगा कुछ बी को मिलेगा, यानी जो 85% प्रॉफिट है वही 85% में ए को 5950 मिला होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखें ए का रेशियो क्या है 7 है, बी का है 5, तो 5950 जिसमें से ये आपका ए को मिला, यानी 7 का वैल्यू क्या है 5950 के बराबर है, 7 का वैल्यू क्या है 5950 के बराबर है ना जी, 7 का वैल्यू 5950 के बराबर। टोटल प्रॉफिट क्या होगा, अब अगर हम देखेंगे पहले 12, यानी ए और बी दोनों को मिलाकर कितना पैसा मिला, ए को मिला 7, बी को मिला 5, ठीक है, और ए को कितना मिला 5950, तो ए का वैल्यू यानी 7 का वैल्यू 5950 के बराबर। तो ए और बी दोनों को मिलाकर कितना प्रॉफिट मिला ये हमें पहले निकालना है। तो ए और बी दोनों को मिलाकर कितना मिला 12 मिला, तो 12 का वैल्यू क्या है, तो 12 का वैल्यू हो जाएगा आपका 5950 बटा 12, ठीक है जी, सॉरी बटा 7 गुना 12, बटा 7 गुना 12, ये ए और बी मिलाकर मिला। अब ये जो 5950 डिवाइडेड बाय 7 गुना 12 ये क्या है, ये ए और बी दोनों को मिलाकर जो प्रॉफिट मिला वो है ना, लेकिन ये तो आपका 85% हिस्सा ही है ना, क्योंकि 15% दान चला गया। जब 15% दान चला गया तो 85% में ए और बी को कुछ मिला, तो ये जो हिस्सा है ये कितना है 85% के बराबर है, ठीक है जी। यहाँ पे समझिएगा ये जो हिस्सा है
ये ए और बी को मिला कब? 15% दान देने के बाद, यानी ए और बी को मिलने वाला ये टोटल अमाउंट है। और ये क्या है? ये आपका टोटल अमाउंट का मतलब टोटल प्रॉफिट का क्या है? 85% है ना, 85% है। तो आप ये कह सकते हैं ये 85% के बराबर है, तो आपको क्या निकालना है? टोटल प्रॉफिट निकालना है, यानी आपको 100% निकालना है। क्या निकालना है? 100% निकालना है। तो आप देख सकते हैं 85% का वैल्यू क्या दिया है? 85% का वैल्यू 5950 गुना 12/7 है, तो 100% का वैल्यू निकालना है। तो यह क्या करेंगे आप? 85 से गुना करेंगे और गुना यहाँ पे 100 से करेंगे, है ना, यानी 17/20 से करेंगे। सॉरी, हाँ 17 का वैल्यू ये है, तो 20 का वैल्यू आपको निकालना है ना। 17 का वैल्यू 85% क्या होता है? 17/20। 17 का वैल्यू ये है, तो आपको 20 का वैल्यू निकालना है, बेसिकली यही है। तो ये आपका 100% हो जाएगा, है ना। तो ये मैं आपको अच्छे से लिख दे रहा हूँ। 85% का वैल्यू क्या है? 5950 गुना 12/7 है, तो आपको 100% का वैल्यू निकालना है। 100% टोटल प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 5950 गुना 12/7 गुना 85/100। ये आप 85/100 भी कर सकते हैं, नहीं तो 20/17 भी कर सकते हैं ना। 20/17 काटने में थोड़ा टाइम यहाँ पे, अगर 20/17 सॉरी 17/20 करते हैं, 20/17 नहीं 17/20 करते तो 17 का वैल्यू ये है, 20 का वैल्यू आपको निकालना था, है ना। तो ये आप यहाँ पे 17 से डायरेक्ट भी कर सकते थे, थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका। अब यहाँ से काट पीट दीजिए, ये आपका कट जाना चाहिए ना, क्योंकि सारा वैल्यू उसी तरह है। तो यहाँ पे अगर आप काटेंगे, काट पीट में चाहते हैं तो 7 से अगर काटेंगे तो 7 8 56, 7 5 35 और 7 5 35 0, और 17 से काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, 50 बार में। तो 50 दूनी 50 गुना 20, ये हो जाएगा आपका 1000। 1000 गुना 12, ये हो जाएगा आपका ₹12,000। तो 12,000 इसका करेक्ट आंसर होगा। ₹12,000 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा टोटल प्रॉफिट। ठीक है जी, समझ में आया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। सबसे पहले समझिएगा, आपका ये जो मैंने बताया था आपको कार्टेशियन प्लेन में, यहाँ पे क्या होता है? AS आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, सॉरी आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, है ना, स्कूल टू कॉलेज, याद रखिएगा, स्कूल टू कॉलेज या फिर आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, है ना, स्कूल के बाद सिनेमा देखने जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है? फर्स्ट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और कॉसेक होते हैं, साइन और कॉसेक, टेन और कॉट, यहाँ कॉस और सेक होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। आपसे 120 डिग्री पूछा, हर एक का एंगल कितना होता है? 90। तो 90 + 120, ठीक है, यहाँ पे 90 + 30, है ना। 90 के बाद यहाँ पे आएगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री कहाँ आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 फिर आपका 120 है, तो यानी 90 + 30 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होता है? कॉस आपका नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? कॉस नेगेटिव होगा। ठीक है, तो सिंपल है कि नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, नेगेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। बिना सॉल्व किए निकाल सकते हैं, ठीक है जी, ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, कि तीनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, तो ये आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेथड से जाना चाहेंगे तो क्या होगा? कॉस 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 180 - 60 डिग्री, 180 - 60, ठीक है। तो 180 डिग्री - 60 डिग्री क्या होता है? कॉस 180 - थीटा क्या आता है? माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस 60 डिग्री। तो माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2, ठीक है। 1/2 का वैल्यू क्या होता है? 0.5। तो -0.5 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। जब भी आप कॉस 120 देंगे, सीधे आपको पता है नेगेटिव आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तो आप सीधे ये लगा के आगे बढ़ेंगे, है ना, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन को आपको ध्यान में रखना है ना। अगला सवाल क्या है? P = √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1, Q = √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 + 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P² बाई Q एंड Q² बाई P। बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा क्या है। देखिए सॉरी, अच्छा ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आप देखें P बराबर दिस है, Q बराबर दिस है, तो देख के आपको आइडिया लग रहा है ना, P = 1/Q है ना। अगर आप Q के जगह में P का वैल्यू रखेंगे तो देखिए उल्टा है ना, ये √2 - 1 इधर है और √2 + 1 इसका नीचे है ना। तो P = क्या है? 1/Q है। यहाँ पे सीधे आपको पता चल गया P = क्या है? 1/Q। तो अब मुझे बताइए P = 1/Q है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं Q का वैल्यू क्या होगा? Q = 1/P होगा, है ना। Q = क्या होगा? 1/P। तो ये हो जाएगा आपका P3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हम P की जगह आपको क्या रख दें, Q² की जगह आप रखें 1/P, है ना। Q की जगह आप 1/P रखेंगे तो 1/P³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/P³। ये समझ में आया। अब यहाँ पे अगर आप Q की जगह 1/P रखेंगे तो ये P ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा P³। और यहाँ पे अगर आप Q की जगह
1/p रखेंगे तो 1/p क्यूब हो जाएगा, है ना, 1/p क्यूब हो जाएगा। इसका वैल्यू आपको बेसिकली निकालना है, इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है जी। अब देखिए p प्लस क्यू, अगर आपको p क्यूब प्लस 1/p क्यूब का वैल्यू निकालना है तो आपको p प्लस क्यू का वैल्यू, p प्लस 1/p का वैल्यू चाहिए, p क्यूब प्लस 1/p क्यूब का वैल्यू चाहिए निकालना है तो आपको p प्लस 1/p का वैल्यू चाहिए, यही चाहिए। अगर ये वैल्यू अगर k है तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू आता है k क्यूब माइनस 3k, यही होता है जी, यही होता है ना। तो ऐसे तो इसका आंसर 198 होगा, कि देख के भी आपको ये सब चीज़ लग जाएगा, क्योंकि k क्यूब माइनस 3k अगर आप देखते हैं तो बेसिकली k कॉमन लेंगे, k स्क्वायर माइनस 3 होता है, 3 आप प्रैक्टिस से कर लेंगे। यहाँ 6 आएगा वैल्यू, 6 का क्यूब माइनस 6 3 18 198 होता है। बहुत लोगों को रटा जाता है ना, कि 5 का वैल्यू में क्या आएगा, k क्यूब माइनस 3 के, है ना, 5 का वैल्यू में जैसे 5 का क्यूब माइनस 5 से 15 110 आएगा, है ना। 6 का वैल्यू में क्या आएगा, 198 रट लेते हैं लोग, 7 का में क्या आएगा रट लेते हैं, तो 6 में 198 रटा जाता है, तो 198 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, देख के भी लग जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए बेसिक मेथड ये है, तो आपको p प्लस 1/p चाहिए, है ना, p प्लस 1/p चाहिए। तब मुझे एक बात बताइए, p का वैल्यू √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1 है, तो इसको हम इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको। तो √2 - 1 से हम ऊपर, √2 + 1 से ऊपर नीचे मान लीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √2 + 1 का होल स्क्वायर। क्यों मल्टीप्लाई किए, रैशनलाइज करने के लिए, है ना। हमको डिनोमिनेटर को क्या करना है, आपको इंटीजर में करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है जी। और इसी तरह अगर आप q को करेंगे, q इक्वल टू क्या होगा, इसको भी रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, √2 - 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √2 - 1 से करेंगे तो √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा आपका 1 हो जाएगा। तो p प्लस क्यू क्या हो जाएगा सर, p प्लस क्यू हो जाएगा आपका सर, ये हो जाएगा भाई √2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो जब भी ये होता है, जब भी आपका √2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 - 1 का होल स्क्वायर होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है आपका 2 इंटू, अगर आप a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये होता है आपका 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है जी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करो अलग से, इसको ब्रेक करो अलग से। तो a स्क्वायर हो गया आपका 2 और b स्क्वायर हो गया आपका 1, तो ये हो गया आपका 6। तो p प्लस क्यू क्या हो गया 6, और p प्लस क्यू यानी p प्लस क्यू यानी p प्लस 1/p, ये हो गया आपका 6। तो ये आपका हो गया 6 क्यूब माइनस 3 गुना 6, ये हो गया आपका 198। तो 198 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं ना, आपको ये नहीं करना है कि यहाँ पे p क्यूब, आप क्या कीजिए p क्यूब प्लस q क्यूब डिवाइडेड बाय p क्यूब, अब यहाँ पे आपको p क्यूब का वैल्यू 1 रखना है, ये सब नहीं करना है ना। सीधे आप यहाँ पे p क्यूब प्लस 1/p क्यूब का वैल्यू, आपको पता चल गया कि p क्यूब प्लस 1/p क्यूब का फॉर्म है, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फॉर्म में है, ठीक है जी। चलिए फटाफट करते हैं अगला क्वेश्चन, कि यूजिंग 10a - b, 10a - b को, ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करके आपको वैल्यू निकालना है 10 15 का। तो वैसे तो आपको 10 15 cot 15 sin 15 cos 15, है ना, cosec 15, ये जो आपका sec 15, ये सब का वैल्यू, या फिर 75 डिग्री का वैल्यू याद रखना चाहिए, है ना, ये आपको रट लेना चाहिए। जब रट लेंगे तो आप सीधे आंसर लगा देंगे, लेकिन अगर रटे नहीं है, ये आपको दे दिया है तो आप क्या करेंगे, तो 10 15 को लिख सकते हैं आप, आपको रटना पड़ेगा कुछ चीज़। 10 45 माइनस 10 30 डिग्री, तो देखिए a, ये हो गया a और ये b, तो a माइनस b का फॉर्मूला क्या दिया, 10a माइनस 10b, यानी 10 45 कितना होता है 1, 10 30 कितना होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है। ये √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1, ठीक है जी। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये इसको √3 - 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ √3 यानी 3 - 1, ये 2 हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो जाएगा 3 और 1 4 प्लस माइनस 2√3, सॉरी 4 माइनस 2√3, ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 - √3 आ जाएगा, तो 2 - √3 करेक्ट होगा। ये आपको याद करना है ना, ये आपको याद करना है। 10 15 cot 15 sin 15 cosec 15, ठीक है जी, cos 15 75 भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट करते हैं ना, थोड़ा लेट, लंबा टाइम खींच गया है ना, कभी कभी चीज़ें ना ज़्यादा अगर आप समझाओ एक्सप्लेन करो तो खिंच जाता है टाइम, तो थोड़ा सा आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। कि शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कवर्स 700 किलोमीटर इन 5 आवर्स एंड अनदर 1012 किलोमीटर इन 11 आवर, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। शताब्दी एक्सप्रेस 700 किलोमीटर जो है 5 घंटा में ट्रेवल करता है, और अगला 1012 किलोमीटर 11 घंटा में ट्रेवल करता है, तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड अभी मैंने पहले कुछ समय पहले बताया ना, कुछ दिन पहले नहीं, कुछ समय पहले इसी क्लास में, कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 700 प्लस
1012 यानी 1712 है ना, 1712। टाइम कितना हो गया 11/5/16 है ना। तो आप कर दीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए जो भी है, ठीक है जी। हाँ, मीटर पर सेकंड में करना है ना, मीटर आपको पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में, ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि ट्रेन इन मीटर पर सेकंड, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड से, मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए। तो यहाँ से अगर आप काटें काट पीट मचाए क्या, 4 हो गया, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 8 32 है ना, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 8 32, ये हो गया आपका 107। अब नहीं कटेगा ना। अब देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, आप कट नहीं रहा है ना, अगर आप ध्यान दें तो ये कट नहीं रहा। जब कट नहीं रहा है तो नीचे आपका डिनोमिनेटर में 18 आना चाहिए, नीचे क्या आना चाहिए 18। यहाँ आपके 18 नहीं है, यहाँ आपके 18 नहीं है, यहाँ आपके सॉरी यहाँ आपके 18 है, यहाँ आपके 18 नहीं है, ये आपका 18 है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ दिमाग लगाना है, थोड़ा ऑप्शन में भी ध्यान देना है ना। अगर मान लीजिए कहीं ऑप्शन में यहाँ पे रहता 11/18 तो आप यहाँ पे थोड़ा सोच सकते थे कि सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन जब आपको दिख रहा है कि नीचे 18 है ना, और यहाँ भी आप 18 से अब कटेगा नहीं, 107 और 18 कटेगा नहीं, तो यहाँ आप सीधे लगा सकते हैं ना, सीधे आंसर लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 535 35/18। तो देखिए 18 दूनी 54, सॉरी 18 दूनी 36, और उसके बाद बचा आपका 175, तो 29 175, 18 29 होल 13/18, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ठीक है। 18 दूनी 36 बचेगा आपका, फिर 17, फिर 175 बचेगा, तो 9 बार में जाएगा ना, 175 आपका 9 बार में जाएगा, फिर 18 नंबर जाएगा 162, फिर बचेगा 13, तो 13/18 हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखिए कौन है सिलेंडर विथ इक्वल रेडियाई, एक कौन है और एक सिलेंडर है जिसका रेडियस क्या है इक्वल है और इक्वल वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी क्या है इक्वल है, तो उसका हाइट का रेशियो बताना है। तो सिंपल है, कौन का वॉल्यूम क्या होता है जी 1/3 πr²h, ठीक है। इसका हाइट का रेशियो बनाना है, हाइट का रेशियो बताना है, रेडियस आपका इक्वल है, तो रेडियस आप इक्वल रखेंगे, दोनों का r मान लेंगे। सिलेंडर क्या होता है πr²h, इसका h2 मान लेते हैं, पाई गया h, ये कट गया ये कट गया, h1/h2 क्या आ जाएगा आपका 3:1, क्या आएगा 3:1, 3 ऊपर चला जाएगा नीचे बना जाएगा ना, तो 3:1। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर रेडियस इक्वल है तो हाइट का रेशियो 3:1 हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमेशा याद रखना है, ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है ना, सॉल्व नहीं करना। एरिया ऑफ ए सेक्टर इज 1848 मीटर स्क्वायर एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज 270 डिग्री, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। एक सेक्टर है, ये आप मान लीजिए सेक्टर का एंगल 270 है, तो ये मान लीजिए ऊपर वाला सेक्टर है, मेजर सेक्टर है, 270 डिग्री है, ठीक है। तो ये सेक्टर का एरिया क्या है, ये सेक्टर का एरिया 1848 है, कितना है 1848 मीटर स्क्वायर है। तो आपको पूरा जो ये सर्कल का जो है, सॉरी सर्कल का रेडियस निकालना है, यही निकालना है ना। ये पूरा जो सेक्टर है, सेक्टर का एरिया क्या है 1848 मीटर स्क्वायर है, तो आपको सर्कल का रेडियस निकालना है, बेसिकली आपको यही करना है ना, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब भी आपका सेक्टर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360, एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है आपका θ/360 इंटू क्या होता है πr², ठीक है। तो थीटा क्या है 270 है ना, 270 है, तो यानी 270/360, 9 × 7 3/4, क्या हो जाएगा 3/4, 3/4 गुना πr²। और ये जो है आपका एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 1848 है ना, 1848 है, ठीक है जी। यहाँ से काट दीजिएगा तो हो जाएगा 616, क्या हो जाएगा 616। पाई का वैल्यू 22/7 बोला है ना, यहाँ पे 22/7 भर दीजिए, 22/7 गुना r², 22 से कट जाएगा, ये 22 से सीधा कट जाएगा, 22 दूनी 44 और बचेगा आपका 16 17 22 दूनी 44 22 8, ठीक है जी। ये हो जाएगा आपका r² बराबर 7 चौके 28, देखिए 28 और यहाँ पे 28, ठीक है। तो r बराबर क्या होगा 28, ठीक है, r बराबर क्या हो जाएगा 28, तो 28 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हाँ क्वेश्चन में आते हैं, एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और है, ठीक है, फटाफट हो जाएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा होगी ना, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये जो है अब दिख नहीं रहा है तो बता देते हैं, ये जनवरी है, ये मार्च है, ये मई है, ये जुलाई है, ये सितंबर है, ये नवंबर है, ठीक है जी। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो फॉलोइंग डायग्राम है, ये जो डायग्राम है इसमें 2 साल में जो रेनफॉल हुआ है
2 साल में जो रेनफॉल हुआ है उसके बारे में दिया है कि मिलीमीटर में जो रेनफॉल हुआ है। जनवरी में आपका ये 2021 को बता रहा है, ब्लू वाला किसको बता रहा है, ब्लू, ठीक है, ब्लू 2021 को बता रहा है। और ये जो आपका ऑरेंज है, ऑरेंज किसको बता रहा है, 2022 को बता रहा है, ठीक है जी। तो 2 साल में जो आपका अलग अलग मंथ में, 2 साल में अलग अलग मंथ में जो रेनफॉल हुआ है उसका डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ शोज द हाईएस्ट परसेंटेज चेंज इन रेनफॉल, किस मंथ में हाईएस्ट परसेंटेज चेंज हुआ 2021 के कंपेयर 2020 में 2021 के कंपेयर में, ठीक है जी। मतलब 2021 में जितना रेनफॉल हुआ और 2022 में जितना रेनफॉल हुआ, तो हाईएस्ट परसेंटेज चेंज किस मंथ में हुआ ये आपको बताना है। तो सब में नहीं निकालना है, आपसे जो ऑप्शन ने पूछा वही को आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा देखना है ना। तो सबसे पहले मे का चेक करेंगे। तो ये दिया है 75 और ये दिया आपका 45, तो कितना का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है 45 में। ये लगभग आपका कितना है, 2/3 है ना, 2/3 कितना होता है, ये 66.67% होगा, ठीक है। इसका 66.67% है। फिर आप सितंबर में देखेंगे तो सितंबर में आपको बहुत कम लग रहा है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिए, ये 15 है, ये 25 है, तो 10 का चेंज हुआ 15 में, 10 का चेंज हुआ 15 में, तो ये भी आपका 2/3 है, यह भी 66.67% होगा ना। और उसके बाद क्या है, मार्च में आपका दिया 25 और ये 45, यानी कितने का चेंज हुआ, 20 का चेंज हुआ 25 में, 20 का चेंज हुआ 25 में, तो गुना 100 करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 80%, कितना हो गया 80%। तो अभी मार्च लीड कर रहा है ना 80% में। नेक्स्ट क्या है, जनवरी में कितना है, जनवरी में आपका 35 है और ये 55 है, यहाँ पे 20 है, 20/35, ये आपका गुना 100, ये आपका हो जाएगा 4/7, तो 4/7 है तो 0.56, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 0.56%। तो ये जनवरी भी आपका 0.56%, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हाईएस्ट क्या है मार्च में, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये आपका क्वांटिटी ऑफ वेरियस फूड आइटम यूज्ड बाय रेस्टोरेंट ड्यूरिंग 4 मंथ ऑफ ए ईयर। ये क्या है कि एक फूड आइटम है ABCDE, 4 तरह का फूड आइटम है, 5 तरह का। मार्च में जो है ए का यूज इतना हुआ, अप्रैल में इतना, मई में इतना, जून में इतना है। 4 अलग अलग मंथ हैं जिसमें ABCDE ये 5 तरह के फूड आइटम है। इसका यूज के बारे में बताया कि ए जो है मार्च में 220 यूज हुआ, अप्रैल में 120 हुआ, ठीक है, मई में 270 हुआ, जून में 320 हुआ। मतलब 4 अलग अलग मंथ में 5 तरह के आइटम जितने नंबर में यूज हुए ये आपको बताया गया है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका गिवन है। क्वेश्चन में सीधे जाइएगा, पूरा डाटा समझने से अच्छा है क्वेश्चन में देखिए, खाली ये समझ लीजिए कि क्या है और ये पूरा डाटा मत पढ़ने लगिएगा। व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम C यूज ड्यूरिंग ऑल द 4 मंथ टुगेदर। अब आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा है कि जो क्वांटिटी C है, यानी फूड आइटम C जो है, आइटम C 4 मंथ में जितना यूज हुआ उसका एवरेज निकालना है। आइटम ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम C यूज ड्यूरिंग ऑल द 4 मंथ टुगेदर। मतलब 4 महीने मिलाकर, है ना, 4 महीने को मिलाकर आइटम C का, ठीक है, जितना यूज हुआ उसका एवरेज निकालना है ना। तो क्या करेंगे, सबका सम करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, है ना। 4 महीना मिलाकर आइटम C का जितना यूज हुआ है उसका एवरेज निकालना है, ठीक है जी। तो सबको जोड़ने से अच्छा है कि हम इसको एवरेज मान लें, बड़ा है ना। 200 देखिए, यहाँ भी 280 है, यहाँ भी 280 है, तो हम मान लेते हैं 280 मेरा एवरेज है ना। एज्यूम्ड मेथड से बनाएंगे, है ना, डेविएशन मेथड से बनाएंगे। तो ये कितना 0 डेविएट कर रहा है, ये कितना कर रहा है 15 डेविएट कर रहा है, ये भी आपका 0 और ये आपका कर रहा है 20 और 15 35। तो टोटल आपका 50 का डेविएशन है 4 डिवाइडेड बाई 4, यानी 50 का डेविएशन डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा आपका 12.5 का डेविएशन है प्लस 12.5 का डेविएशन है। तो 280 में प्लस 12.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 292.5। तो ऑप्शन नंबर 292.5 क्या होगा, करेक्ट होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे जोड़ने मत लगिए 280 है ना, ये जोड़ने से अच्छा है कि डेविएशन मेथड यूज किया है ना। डेविएशन मेथड में क्या होता है, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है जी। तो 12.5 का डेविएशन है, तो 280 प्लस 12.5 क्या आ जाएगा 292.5, क्लियर है। चलिए और ख़त्म हो गया है ना। तो आज का यही रहा है ना, थोड़ा लंबा सेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मैंने कोशिश की है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, है ना, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ। और जो रेगुलर लाइव क्लास हो रहा है वो होगा ही, ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास बंद हो गया। ये एक्चुअली कुछ रीज़न था, कुछ कारणवश मैं आज रिकॉर्डेड क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। कल क्लास लेंगे, फिर से लाइव क्लास लेंगे, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं कल, है ना, मतलब अगले लाइव सेशन में मिलते हैं। इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कमेंट जरूर कीजिएगा कोई डाउट है, ठीक है जी। चलिए।